नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा और हम एक बार फिर से हाजिर है लेकर आपकी कमाई बढ़ाने वाला हमारा पर्सनल फाइनेंस का स्पेशल शो योर मनी, जिसमें हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुण भी हम आपको सिखाते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो देरी ना करें, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा आईडी है yourmoney@nw18.com और साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। और इसके अलावा आपको बता दें कि योर मनी इस वक्त फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स पर भी सवाल भेजें और हम पूरी कोशिश करेंगे आज के शो में आपके सवालों को लेने की। और आज आपको बता दें हमारे साथ योर मनी में जुड़ गई हैं फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी। प्रबलीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। हाय दीपाली। तो प्रबलीन से हम जाहिर तौर पर बातचीत करेंगे अपने व्यूवर्स के पोर्टफोलियो पर, लेकिन हमेशा की तरह आज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आए हैं और खास तौर पर आज जो टॉपिक है वो है रोलिंग रिटर्न। जी हाँ, म्यूचुअल फंड में अक्सर जब भी हम निवेश करते हैं तो ज़्यादातर निवेशक 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल का रिटर्न देखकर ही फैसला लेते हैं, लेकिन क्या सिर्फ यही देखकर फंड सिलेक्शन करना सही है? मतलब ये कि अगर किसी फंड ने 1 या फिर 3 साल में प्रदर्शन अच्छा किया है, क्या वो फंड हर एक दौर में अच्छा प्रदर्शन करेगा? इसी सवाल का जवाब है रोलिंग रिटर्न, जिसके बारे में आज हम काफी बारीकियों से समझेंगे प्रबलीन से और जानेंगे कि किस तरह से रोलिंग रिटर्न पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न से अलग होता है, किस तरह से आपको इसको रिव्यू करना चाहिए, कहां पर ध्यान देने की जरूरत है। तमाम सवालों के जवाब हम अब सीधा प्रबलीन से ही लेंगे। तो प्रबलीन, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, अगर आप आसान भाषा में हमारे व्यूवर्स को बता सकें कि रोलिंग रिटर्न क्या होता है और इसे समझना कितना जरूरी है निवेशकों के लिए। जी दीपाली, मेरे ख्याल से रोलिंग रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के लिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये एक सबसे मेरे ख्याल से कॉम्प्रिहेंसिव एंड रियलिस्टिक वे है रिटर्न्स को गेज करने का। हम जब निवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबका फोकस रिटर्न्स पे रहता है कि किस स्कीम ने कैसा प्रदर्शन किया है। एंड आई थिंक रोलिंग रिटर्न्स जब हम देखते हैं तो वो हमें एक अनबायस्ड और फेयर कंपैरिजन दे पाते हैं एक डिफरेंट स्कीम्स के बीच में। और अगर हम अपनी स्कीम की परफॉर्मेंस को हिस्टोरिकली गेज करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो भी हम एक बहुत बेहतरीन तरीके से रोलिंग रिटर्न समझा पाते हैं। रोलिंग रिटर्न्स को अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये एक तरीके का रिटर्न है जहाँ पे हम डिफरेंट टाइम पीरियड्स को चूज करते हैं। उससे पहले अगर हम ये देखें कि हम एक नॉर्मल जब अपने स्कीम्स को देखें, ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें, तो वो हमें किस टाइप के रिटर्न्स बताते हैं। हम एक एग्जांपल उठाते हैं, मान लीजिए आज आप देखते हैं एक स्मॉल कैप को, और हम टाटा स्मॉल कैप का मैं आपको उदाहरण देती हूँ। दीपाली, वहां पे अगर हम नॉर्मल ट्रेलिंग रिटर्न्स देखना चाहें किस दो इनिशियल पीरियड एंड एंडिंग पीरियड में, और हम एक 3 साल का रिटर्न उठाएं, तो 2019 से 22 के जो सीएजीआर है, जिसको हम ट्रेलिंग रिटर्न्स बोलते हैं, जो कंपाउंडेड रिटर्न है, वो टाटा स्मॉल कैप का करीबन 25.5% निकल के आता है एक पीरियड का। पर अगर हम एक और 3 साल का पीरियड उठाएं जो 2023 से 2026 का है, यानी कि अभी पिछले 3 साल का, वहां पे सेम रिटर्न सिर्फ 13.5% निकल के आते हैं। यानी कि आपने उस स्कीम के रिटर्न्स की शुरुआत की और आखिरी की डेट क्या उठाई है, वहां से उस रिटर्न्स पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अब अगर हम सेम डेटा लें, पर हम हर रोज का, आज आपने शुरू किया कि आज मैंने 3 साल का सीएजीआर कैलकुलेट किया है, फिर आपने कल से 3 साल का सीएजीआर कैलकुलेट किया, परसों से किया, और हम इस पूरी ड्रिल को एक लंबे समय के लिए करें। आप 7 ईयर पीरियड ले सकते हैं, आप 10 ईयर पीरियड ले सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं दीपाली, तब हमारे पास निकल के आते हैं रोलिंग रिटर्न्स। और वो क्या होता है कि पूरी जो मार्केट के उतार-चढ़ाव है, सारे फेजेस को कवर करता है। तो जब वो डेटा आपके सामने है, तो वो किसी पर्टिकुलर 2 डेट्स के वहाँ पे क्या मूवमेंट हुई थी उस पे निर्भर नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से, एक इनसाइट मिलती है आपको स्कीम की परफॉर्मेंस की। रोलिंग रिटर्न्स आपको ये भी बता पाते हैं कि इस लंबे समय में बेस्ट और वर्स्ट फंड्स का, उस फंड का जो बेस्ट फेज और वर्स्ट फेज क्या था। एंड उसके साथ-साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी भी दे पाते हैं रोलिंग रिटर्न्स, कि मान लीजिए आपने एक स्कीम को 7 साल रखा है,
तो उस 7 साल में 3 साल तक अगर आप निवेश करते रहे हैं, लाइक आप 3 साल के लिए अगर आप कंसिस्टेंटली निवेश करके बने रहें, तो क्या प्रोबेबिलिटी है आपके रिटर्न आने की? तो रोलिंग रिटर्न्स में बायस चला जाता है किसी स्पेसिफिक डेट्स का, जैसे अगर अभी आज के हम मार्केट्स को देखें तो पिछले 2 या 3 साल के रिटर्न थोड़े खराब दिखते हैं। तो उस टाइप के बायसेस को दीपाली जो रोलिंग रिटर्न्स है वो हटाते हैं। इसलिए हम इनको एक बहुत ज़्यादा सुपीरियर मेजर ऑफ कैलकुलेटिंग रिटर्न्स में मानते हैं एज़ कंपेयर्ड टू ट्रेलिंग रिटर्न्स, यानी कि सीएजीआर के जो हमारे एनुअलाइज़्ड रिटर्न्स होते हैं उनके कंपैरिज़न में। यस यस, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से आपने बताया कि पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न के कंपैरेटिवली अगर हम रोलिंग रिटर्न को एनालाइज करें तो वो ज़्यादा रिलायबल है। जी, एब्सोल्युटली मेरे ख्याल से जब हम निवेश की अपनी शुरुआत करना चाहते हैं दीपाली, तब हम चाहते हैं कि हम किसी तरीके के बायस से बचें। इसका एक और उदाहरण देती हूँ, अगर आप मोतीलाल ओसवाल की फ्लेक्सी कैप को उठाएं, 2019 से 23 का अगर आप मान लीजिए डेटा लें 3 साल का, तो आपका रिटर्न सिर्फ 5% निकल के आता है सीएजीआर स्कीम का। पर अगर आप 23 से 26 का रिटर्न ले रहे हैं तो वो रिटर्न काफी अधिक हो जाता है। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक यहाँ पे दीपाली कि हमें बेसिकली किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के रिटर्न्स जिस तरीके से हमारे डिसीजंस को गवर्न करते हैं उस चीज से बचना है। हम चाहते हैं हमारे पास एक सामने ऐसा डेटा हो जो हमें पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है या कुछ स्पेसिफिक डेज में क्या हुआ है उस चीज से हमारे डिसीजन पे कोई बड़ा इम्पैक्ट वो ना डालें। और रोलिंग रिटर्न्स क्या करते हैं, क्योंकि लंबे समय में हर रोज के आप इसमें डिफरेंट टाइम से चूज कर सकते हैं, डेली रिटर्न्स को, आप मंथली रिटर्न्स को। तो ये आपको एक बहुत ज्यादा फेयर एस्टिमेट देते हैं रिटर्न्स का। होते ये भी पुराने ही रिटर्न्स हैं, हिस्टोरिकल रिटर्न्स जो पास्ट में हो चुका है, तो आने वाले समय में वो स्कीम कैसा परफॉर्म करेगी ये तो बोलना डिफिकल्ट होता है। बट दीपाली डेफिनेटली ये एक मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतरीन तरीका है असेसमेंट करने का एज कंपेयर टू ट्रेलिंग रिटर्न्स। तो प्रबलीन अगर हम ये देखें कि अगर किसी फंड का रोलिंग रिटर्न लगातार अच्छा दिख रहा है तो क्या वो फंड लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर माना जा सकता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? और खास तौर पर इसी से जुड़ा एक और सवाल कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो रोलिंग रिटर्न कैलकुलेट करना कितना जरूरी है? जी। अगर हम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं दीपाली, मान लीजिए आपने साल भर का एक रिटर्न देखते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के जो विद इन अ ईयर के रिटर्न्स होते हैं वो हम एब्सोल्यूट रिटर्न देखते हैं कि भई इस टाइम पे आपके ₹10 थे, अब वो ₹20 बन गए, तो आपका 100% रिटर्न है। सेकंड स्टेज ऑफ रिटर्न्स जो हमारे पास आती है कि हमने मान लीजिए 2023 में पैसा लगाया तो 2026 तक अ, एक फलानी डेट से दूसरी डेट तक वो रिटर्न कितना बन गया। तो हर तरीके में क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक डेट शामिल है। तो जब हमने रोलिंग रिटर्न्स को देखना शुरू किया और इन्वेस्टर्स रोलिंग रिटर्न्स को एनालाइज करते हैं, वो अकेले में आपको बिल्कुल पास्ट की वो तो नहीं कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टाटा स्मॉल कैप का एग्जांपल लें, इस टाइम पे शायद कोई निवेशक होंगे जो सोच रहे होंगे कि मेरे एसआईपी रिटर्न्स अच्छे नहीं हैं, या मैंने 2 साल पहले या 3 साल पहले पैसा लगाया था अच्छा नहीं है, या किसी और स्कीम में आप एसबीआई स्मॉल कैप ले लीजिए उसका भी ऐसा ही है। तो वहाँ पे जब वो निवेशक रोलिंग रिटर्न्स देखेंगे तो शायद उनको थोड़ा-सा वो उनको डेफिनिटली एक भरोसा भी बनेगा और उनको समझ में आएगा कि डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में स्कीम्स कैसे परफॉर्म करती हैं। तो एक डिफरेंट मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पे, एक ही टाइम फ्रेम नहीं मिल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कंसिस्टेंसी जो है फंड्स की दिवाली वो हमें ज़्यादा अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ सकती है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे फंड मैनेजर की स्किल्स का भी बेटर टेस्ट हो जाता है, क्योंकि मार्केट के डिफरेंट फेजेस में हम एनालाइज कर पा रहे हैं रिटर्न्स को। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म कंपैरिजन के लिए आइडियल नहीं है। अगर हमें एकदम शॉर्ट टर्म देखना हो कि पिछले 2 साल में, 1 साल में एग्ज़ैक्टली क्या हुआ है स्कीम में, बट जब भी हम अपने लंबे समय के निवेश की बात कर रहे हो, तब ये एक डेफिनिटली ज़्यादा स्टैंडर्ड और मेरे ख्याल से बेटर वे है टू एनालाइज़ योर रिटर्न्स। ऑल राइट प्रबलीन, यहाँ पर लास्ट सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये कि अगर हम थोड़ा दूसरे तरीके से सोचें कि कोई फंड है जिसने 1 या 2 साल में अच्छा परफॉर्म किया है, वहीं जब हम उसका रोलिंग रिटर्न देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं वीकर साइड पर लगता है। क्या ऐसी सिचुएशन जब देखने को मिलती है तब आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए?
ऐसा भी होता है एब्सोल्युटली दीपाली। इसलिए मेरे ख्याल से हमें जब रिटर्न्स को हम कैलकुलेट कर रहे हैं या हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी स्कीम अच्छी है और आपने शॉर्टलिस्ट की, तो आप मेरे ख्याल से डिफरेंट मापदंड लेके चलिए। आप एनुअलाइज्ड रिटर्न्स या पॉइंट टू पॉइंट जो सीएजीआर है, आप उसको भी लेके चलिए कि इस बुरे समय में उस स्कीम ने कैसा किया। बट वो अकेले क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। उसके साथ-साथ आप रोलिंग रिटर्न्स को देखिए और अगर आप एसआईपी के निवेशक हैं, तो आप एसआईपी रिटर्न्स को भी देखिए। तो आप डिफरेंट लेयर्स में जब रिटर्न्स को देख रहे हैं और एनालाइज़ कर रहे हैं, तब दीपाली मेरे ख्याल से आप हर उसमें टिक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक फ्लेक्सी कैप फंड उठाना है और आप 4 फ्लेक्सी कैप फंड्स में कन्फ्यूज़्ड हैं। तो आप इन तीनों मेजर्स पे चेक कर सकते हैं कि उसने ट्रेलिंग रिटर्न्स में कैसा किया है, रोलिंग रिटर्न्स में कैसा किया है और एसआईपी रिटर्न्स में कैसा किया है। तो वहाँ पे आप एक रैंकिंग बना सकते हैं 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 करके। और अगर आपको लगता है कि जो स्कीम ज़्यादातर में 1 या 2 रही है, तो वो मेरे ख्याल से आपकी चॉइस हो सकती है। तो अकेले मेरे ख्याल से किसी भी तरीके का रिटर्न शायद होल-सोल आपको उतना नहीं हेल्प कर पाएगा। बट एक मेरे ख्याल से क्यूमुलेटिवली अगर हम यूज़ करें इनको, तो बहुत अच्छा हो सकता है। एंड जैसा मैंने दीपाली शुरू में बात की थी कि एक प्रोबेबिलिटी मिल जाती है, बिकॉज़ हमें रोलिंग रिटर्न्स में डेटा निकल के आता है बेस्ट, वर्स्ट एंड एक प्रोबेबिलिटी भी निकल जाती है कि 3 साल के पीरियड में मान लीजिए एक स्कीम ने एक सर्टेन रिटर्न्स दिए हैं, तो आपको एक 90% की वहाँ प्रोबेबिलिटी मिल सकती है कि आपका रिटर्न 10% से ऊपर होगा। सो एक इन्वेस्टर जब एंटर हो रहे हैं, तो उनको एक रिस्क मेजर कहीं न कहीं मिल सकता है कि उनका एक्सपीरियंस आगे आने वाले समय में कैसा हो सकता है उस स्कीम के लिए। राइट, तो जिस तरह से प्रबलीन ने भी आपको बताया कि अगर आप निवेश करते हैं तो सिर्फ रिटर्न देखकर नहीं, बल्कि ये देखना ज़रूरी होता है कि अलग अलग परिस्थितियों में फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और इसी का ही एक समाधान लेकर आता है रोलिंग रिटर्न, जिसके बारे में पूरी जानकारी प्रबलीन ने आपको दी है। अब प्रबलीन हमारे साथ, हमारे दर्शक भी जुड़ गए हैं, सीधा उनकी तरफ ही बढ़ते हैं। अब हमारे साथ पहले कॉलर हैं राजेश पहाड़िया सूरत से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। मेरा पोर्टफोलियो जो है वो मैं इन्वेस्टमेंट 10 से 15 साल का पीरियड लॉकिंग पीरियड देख रहा हूँ और हर साल उसको 10% इंक्रीमेंट करने का है। तो ये मेरा जो पोर्टफोलियो है वो सही है या फिर इसमें कुछ बदलाव करना है और अच्छे कॉर्पस के लिए? ऑल राइट, तो 10 से 12 साल का नजरिया है इन्वेस्टमेंट का इनका, और मंथली सिर्फ अभी 9500 की चल रही है, और वैल्यू जो है पोर्टफोलियो की 12 लाख तक पहुंच गई है। क्या राय रहेगी प्रबलीन आपकी तरफ से, जो फंड सिलेक्शन है वो क्या सही है? और जिस तरह से इन्होंने मेंशन किया कि ये एनुअली 10 से 12% का टॉपअप भी करना चाहते हैं, तो आपकी तरफ से क्या राय रहेगी? जी राजेश जी का जो पोर्टफोलियो है उसमें हमारे पास एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड है जो डिफेंस का फंड है, एक स्मॉल कैप का फंड है। तो यानी कि हमारे पास 2 ऑलरेडी हाई रिस्क बेट्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। और उसको इनने बिल्कुल ही अलग से 2, एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड उठाया है और एसबीआई का एक इक्विटी फंड उठाया है। ये पीएसयू इक्विटी है परहैप्स या फिर उनका हाइब्रिड है। मेरे हिसाब से जो इनका पोर्टफोलियो देख के अभी मेरे को दीपाली समझ में आता है कि इनको अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें एक 10 से 12 साल के पोर्टफोलियो में इस टाइम पे हाइब्रिड की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनके पास बेसिक कोर कैटेगरीज़ अवेलेबल नहीं है इनके पोर्टफोलियो में, जैसे हम एक लार्ज कैप फंड बोलते हैं या मिड कैप फंड, वो बेसिक है, आपका कोर है पोर्टफोलियो का। तो राजेश जी आपको वो पहले ही बिल्ड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। एक आप लार्ज कैप का इंडेक्स उठा सकते हैं, साथ में एक आप मिड कैप का भी इंडेक्स फंड उठा सकते हैं। और अगर आप स्मॉल कैप की वॉलेटिलिटी से कंफर्टेबल हैं, तब आप इस स्मॉल कैप को कंटिन्यू करिए, वरना आप एसबीआई का ही मल्टी कैप उठा लीजिए। वहाँ पे आपको स्मॉल कैप का एलोकेशन मिलेगा बट लेसर परसेंटेज में मिलेगा। और इसके अलावा आप अपने डिफेंस फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं, गिवन कि इंडिया में हम बहुत फोकस कर रहे हैं इंडिजीनियस उस पे, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे और साथ-साथ एक्सपोर्ट्स पे भी। 10 साल में अगर हमने 12% रिटर्न पाए तो आप करीबन 59 टू 60 लाख्स का एक कॉर्पस खड़ा कर पाएँगे अपने लिए। और 10 साल ऐसा समय है कि अगर आपने थोड़ा स्टेप अप भी कर लिया यहाँ पे 10% से, तो भी आपका बहुत ज़्यादा उसमें इज़ाफ़ा नहीं हो रहा है। हम 10-12 लाख एक्स्ट्रा और जोड़ पाएँगे अगर आपने स्टेप अप किया। पर अगर आप इसको अपनी रिटायरमेंट तक कंटिन्यू कर लें, अभी आप के पास मान लीजिए आप 39 इयर्स के और आप 60 इयर्स तक एक्चुअली इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तब आप काफ़ी अच्छा साइज़ेबल सवा 2 ढाई करोड़ के करीब का कॉर्पस जमा कर लेंगे। और अगर इज़ाफ़ा करते हैं 10% से और अपनी एसआईपी को लगातार बढ़ाते हैं,
तो डेफिनेटली उससे बड़ा कॉर्पस आप जमा कर सकते हैं। इसी पे अगर 10% के स्टेप अप को हम देखें तो करीबन 3.5 करोड़ के करीब आप नेक्स्ट 21 ईयर्स में टिल योर रिटायरमेंट पहुंच सकते हैं। तो मेरा डेफिनेटली आपको इस टाइम पे सजेशन है कि आप एक लार्ज कैप फंड इंडेक्स में, एक मिड कैप फंड इंडेक्स में जोड़िए। स्मॉल कैप अगर आप झेल सकते हैं वोलेटिलिटी तो ठीक है, वरना आप मल्टी कैप एंड यू कैन कंटिन्यू विद योर डिफेंस फंड। ऑलराइट, तो आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड और साथ ही साथ जिस तरह से प्रबलीन ने आपको राय दी कि मिड कैप इंडेक्स फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें और जितना रिटर्न आपको मिलने वाला है वो कैलकुलेशन भी आपके सामने प्रबलीन ने रखी है। बढ़ते आगे, अब हमारे साथ दिल्ली से प्रवीण जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मैं बैंक से रिटायर हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। मैं 3 शिफ्ट चला रखी है मैंने। महिंद्रा मैनू मल्टी एसेट फंड 10,000 की और इन्वेस्टर इंडिया मिड कैप उसमें 5,000, पराग प्राइस में 5,000 रुपए। पोर्टफोलियो की वैल्यू 2 लाख है। 5 साल और 10 साल में कितना कलेक्ट कर पाऊंगा? तो मेरी मैंने ठीक लगा रखी है मैंने। महिंद्रा मैन्युफैक्चर मल्टी एसेट, पराग पारिफ और इन्वेस्टर इंडिया मिड कैप एंड लार्ज। ओके, तो अगले 5 से 10 साल में किस तरह से इनका पोर्टफोलियो परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है, ये जानना चाह रहे हैं। अभी जो मंथली सिप है 20,000 की चल रही है और 10 साल का नजरिया इन्होंने रखा है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये रिटायर हो चुके हैं और सीनियर सिटीजन हैं, आगे किस तरह से एक फ्यूचर सिक्योरिटी इन इन्वेस्टमेंट के जरिए ये हासिल कर सकते हैं प्रबलीन? जी, परवीन जी, आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें आपने एक मल्टी एसेट डाला है जो आपकी एज की सूटेबिलिटी के हिसाब से अच्छा है, एक फ्लेक्सी कैप और एक लार्ज मिड, तो आपका पोर्टफोलियो ब्रॉडली सही है। अगर आप 5 साल के लिए पोर्टफोलियो रखेंगे तो जिस मात्रा में आप पैसे डाल रहे हैं आप उसको वैसे ही कंटिन्यू करिए। पर मान लीजिए आप इसको 10 साल रखना चाहते हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं, अपना मल्टी एसेट को हल्का रिड्यूस करके आप अपने लार्ज मिड को और अपने फ्लेक्सी कैप को बढ़ा सकते हैं। बिकॉज हम थोड़ा सा एग्रेसिव कॉल वहां पे ले सकते हैं अगर आपके पास 10 साल का होराइजन है तो आप थोड़ा सा अगर इस क्लैरिटी को मतलब ले पाएंगे होराइजन की तो बहुत अच्छा रहेगा। 5 साल में हमें कंपाउंडिंग का उतना समय नहीं मिल पाता दीपाली, आप भी देखेंगी बहुत सारे हम जब बताते हैं तब 5 इयर्स थोड़ा लिमिटेड टाइम है। अगर आप 20,000 की प्रवीण जी आज की तारीख में एसआईपी कर भी रहे हैं तो आप 16 साढ़े 16 लाख से ज्यादा नहीं बना पाएंगे नेक्स्ट 5 इयर्स में। यही 10 साल में आप करीबन 45 लाख तक रीच कर सकते हैं। और अगर जैसे आप हर साल थोड़ा थोड़ा इजाफा करते रहें अपनी एसआईपी में, अगर हम 10% लेके चलें तो फिर आप आने वाले 10 साल में करीबन 65 लाख जमा कर लेंगे। बट ओवरऑल आप जितना समय दे पाएंगे उतना कंपाउंडिंग को टाइम मिलता है और आप तो खुद बैंक से रिटायर हुए हैं तो आई एम श्योर आप कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो जितना लंबा टेन्योर होगा उतना अच्छा है। पर अगर आप लंबा टेन्योर रखें तो अब फिर आप अपने मल्टी एसेट से थोड़ा सा रिड्यूस करके आप फ्लेक्सी कैप और लार्ज मिड में इंक्रीज कर लीजिए, अदरवाइज तीनों स्कीम्स को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर कंपाउंडिंग का फायदा चाहिए तो ज़रूरी है आप लंबी अवधि का नज़रिया रखें निवेश के लिहाज से। और जिस तरह से प्रबलीन ने भी आपको ये राय दी है कि अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टमेंट को जारी रखते हैं तो कॉर्पस की जो वैल्यू है वो 45 लाख तक पहुंच सकती है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 10% स्टेप अप करने की भी सलाह दी गई है। चलिए, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए योर मनी।
मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन, ओवरनाइट पोजीशन को पुट के साथ हेज जरूर करें। अगर आप कैरी कर रहे हैं तो ओवरनाइट लॉन्ग पोजीशन। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। देखिए पूरा कैपिटल मार्केट स्पेस अच्छा कर रहा है। अभी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि पुट राइटर्स के कन्विक्शन के मुताबिक ट्रेड कर रहे हैं। जाने माने एक्सपर्ट के साथ हम इसको शॉर्ट करेंगे जैसे ही फूटेगा। ऊपरी लेवल पर टारगेट 32 रुपीस तक के देखने मिल सकते हैं। देखिए कमाई का अड्डा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है योर मनी में। और आज हमारे साथ प्रबलीन वाजपेयी लगातार जुड़ी हुई हैं जो दर्शकों के पोर्टफोलियो पर सलाह दे रही हैं। प्रबलीन, अब हमारे साथ और भी कॉलर्स जुड़ गए हैं। अब सीधा चलते हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या और वहां से हमारे साथ जुड़े हैं अनुज। अनुज जी, सबसे पहले तो आपको जय श्री राम और अपना सवाल भी पूछिए। जय श्री राम। जी पूछिए। बस सवाल मेरा भेजा हुआ सवाल है। मेरा सवाल ये है मैम कि मेरा ये 2025 में लास्ट मेरा जो क्वेश्चन भेजा था उसमें लिया गया था, तो उसमें मेरे को एक सलाह दी गई थी। तो जो सलाह दिया गया था उस सलाह से मैं ये SIP स्टार्ट किया था, जिसमें से एक मेरा नैस्डैक 100 था जो मैं सर्विस करता हूँ, सरकारी जॉब है, तो इसलिए हो सकता है बंद कर दिया गया मेरा जो नैस्डैक 100 था मैम। और सभी में मेरा जो पेमेंट में भेजा हूँ इसी हिसाब से मैं पेमेंट करता हूँ। हर साल 10% स्टेप अप भी करता हूँ। तो मेरा इस हिसाब से जो आज के समय में जो ये चल रहा है, पूरे विश्व में उथल पुथल मचा हुआ है, तो इस हिसाब से मेरा SIP सही है मैम कि कुछ चेंज करने का है तो कृपया हमें बताया जाए। और क्योंकि मैं सर्विसिया आदमी हूँ तो बहुत कम समय मिल पाता है मैम मेरे को क्वेश्चन भेजने का या बात करने का, तो कभी कभी मेरे को समय मिलता है कि अपना समझ लेते हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि हमको सही सलाह दिया जाए। बिल्कुल आपको सही सलाह यहाँ पर दी जाएगी। और जिस तरह से प्रबलीन एक नज़र इनके पोर्टफोलियो पर हम डालते हैं और ये मंथली सिप कर रहे हैं 12,800 की निवेश अवधि 10 से 15 साल की है। और इन्होंने जिस तरह से मेंशन किया कि ये एनुअली 10% का यहाँ पर टॉप अप भी कर रहे हैं। तो जो इनके बड़े सवाल है वो यही कि अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं एक ग्लोबल अनिश्चितता का माहौल है और उतार चढ़ाव मार्केट में जारी है, ऐसे में जो फंड सिलेक्शन है क्या वो सही है, कहीं ओवरलैपिंग तो नहीं है? और जो अभी जो इनका सिलेक्शन है फंड्स का, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए सही स्ट्रैटेजी साबित हो सकता है? जी। दीपाली, सबसे पहले जो इनका सवाल था कि इनका नास्डैक का फंड बंद हो गया है, उसके बारे में अनुज जी, आपकी सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट सर्विस में उनसे उसका नहीं ज्यादा रिलेशन। एक RBI की लिमिट है कि हिंदुस्तान के बाहर हम $8 बिलियन तक का ही पैसा म्यूचुअल फंड निवेश कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्योंकि इतनी बड़ी हो चुकी है तो वो पैसा ऑलरेडी रीच कर गई है, तो उससे ज्यादा अधिक अब भी हम इंडिया के बाहर निवेश नहीं कर सकते थ्रू म्यूचुअल फंड्स। इसलिए उस फंड को, उसमें SIP सारे इन्वेस्टर्स की स्टॉप हो गई है, इसलिए आपकी भी स्टॉप हो गई। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि आपका पोर्टफोलियो इस टाइम पे उतार चढ़ाव में है, एंड देन दीपाली मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत लोगों के माइंड में होगा बिकॉज पिछले 2-3 साल की निवेश इस टाइम पे अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो अनुज जी, आपका पोर्टफोलियो में ऐसी कोई अलग से दिक्कत नहीं है, आपकी स्कीम्स ओवरऑल ठीक है? एक आधा छोटी सलाह है जो मैं आपको दूंगी, बट इस टाइम पे मार्केट्स पिछले अगर हम 20-22 महीने देखें तो ट्रबलसम ही रही हैं। सितंबर 2024 से अब तक भी जो निफ्टी है वो नेगेटिव में है। तो जो रिटर्न्स हैं इंडियन मार्केट्स में उतने बने नहीं है। हमने शुरू में टाइम करेक्शन देखी, यानी कि जब स्टॉक प्राइसेस उतने नहीं बढ़ते और वक्त निकलता चला जाता है, और फिर हमने प्राइस करेक्शन देखी जब हम एक फॉल देखते हैं प्राइसेस में कि शेयर प्राइसेस गिर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड के जितने पोर्टफोलियोज हैं उनमें अंदर जो अंडरलाइंग होता है वो तो डिफरेंट स्टॉक्स ही होते हैं,
डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स ही होते हैं। तो इस टाइम पे जो उतार चढ़ाव है आप उससे मत घबराइए। आपका लंबे समय का पोर्टफोलियो है 10 से 15 साल का। ये एक अच्छा टाइम है जब आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करके बल्कि ज्यादा पैसा भी डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी और मार्केट्स रिकवर करेंगे, आपका पैसा जरूर बनेगा मार्केट्स में। एट द सेम टाइम आपके पोर्टफोलियो में एक फंड है जो मुझे एसबीआई का इक्विटी हाइब्रिड लग रहा है, जिसमें एग्जिट किया जा सकता है। इसके अलावा आपका थोड़ा-सा ओवरलैप आता है निप्पॉन के लार्ज में, एसबीआई के कॉन्ट्रैक्ट पीपीएफएस में, पर वो 20 से 25%, 30% तक जाता है, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। पर आप अब और स्कीम्स जोड़िएगा मत, क्योंकि आपका जितना एसआईपी जा रहा है ना, उस हिसाब से आपकी स्कीम्स काफ़ी अधिक ऑलरेडी हैं। तो मेरी सलाह होगी कि आप एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड को निकाल दीजिए। और अभी तो गोल्ड में मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम ना निवेश करें, बट एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के तहत जब थोड़ा-सा हालात ठीक हों, तब आप एक छोटी एसआईपी चाहे तो गोल्ड में कर लीजिएगा। अभी इमीडिएटली आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक 500,000 रुपए आप गोल्ड में लंबे समय के लिए डाल के रख सकते हैं। सो इस टाइम पे एक ही एग्ज़िट का ऑप्शन है आपके लिए, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, एंड रेस्ट आप अपनी स्कीम्स को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट 10 इयर्स में आप करीबन 42 लाख बना पाएँगे 12% की रिटर्न एक्सपेक्टेशंस पे, और 15 साल तक अगर आप अपना पोर्टफोलियो रखते हैं तो आप 1 करोड़ जुटा लेंगे इसी सेम निवेश से, और 12% के रिटर्न्स के हिसाब से। राइट प्रवीण, यहाँ पर वक्त अब कम ही बचा है, लेकिन जाने से पहले आप फटाफट बता दीजिए अपने टॉप 4 फंड्स। जी, सो एक तो लार्ज कैप इंडेक्स हो गया दीपाली, जो मेरी चॉइस होगी। सो आप कोई भी ले सकते हैं, निफ्टी 50 की इक्वल वेट स्ट्रैटेजी। इसके अलावा मिड कैप में भी जो हमारा नॉर्मल मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स है 150 इंडेक्स, निप्पॉन का मैंने सजेशन दिया है। आप आईसीआईसीआई, मोतीलाल, कोई भी पुराना, कोई भी दूसरा फंड हाउस आप ले सकते हैं। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप जो मेरे ख्याल से बहुत ही पुराना और रिलायबल फ्लेक्सी कैप फंड है, एंड कोटक का मल्टी कैप, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा स्मॉल कैप मिड कैप्स का एक्टिव एक्सपोजर मिल जाएगा अलॉन्ग विद लार्ज कैप्स, क्योंकि हमने लार्ज और मिड में दोनों पैसिव फंड्स उठाए हैं। तो ये 4 फंड्स, बट मेरे ख्याल से आपका होराइजन मिनिमम 7 इयर्स एंड अबव होना चाहिए अगर कोई भी इस पोर्टफोलियो के साथ अपना क्रिएट कर रहे हो अपने लिए इन्वेस्टमेंट। ऑल राइट प्रवीण, थैंक यू सो मच। वक्त यहीं पर ही खत्म होता है। थैंक यू, आप हमारे शो में आई और रोलिंग रिटर्न के साथ साथ हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो पर भी आपने सलाह दी। साथ ही साथ हमारे तमाम व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से निवेश से जुड़े सवाल हमें भेजते रहे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लें। फिलहाल के लिए इजाज़त दें, नमस्कार।